हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं आपको आज कवर कराने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी कोई एग्जाम में जाओ तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमारा जो पहला आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 जो है ये हमारा संबंधित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। इसमें कहा गया भारत जो है ये राज्यों का संघ है और इस समय प्रेजेंट में बात करें तो हमारे 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद बात करें जो हमारा आर्टिकल 3 है, ये बात करता है नए राज्यों का गठन एवं क्षेत्रों में परिवर्तन, तथा जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन की बात करता है। बात करें ऐसे ही आर्टिकल 2 है, जब किसी बाहरी राज्य जो आपका बाहरी कोई स्टेट होता है उसे भारत में मिलाया जाता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 दिया गया है। लेकिन आप ही के देश में यानी भारत में हमारे कोई ऐसा राज्य है उसकी सीमा को परिवर्तित करके एक नया राज्य बना दिया जाए, उसका नाम बदल दिया जाए, तो ये जो संबंधित है ये सारा अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और साथ ही साथ 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए जो परिवर्तन है वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट आ जाता है भाग 2 में आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि संबंधित है नागरिकता से। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी जाती थी वो हमारे आर्टिकल 5 में मेंशन की गई है। और इसके अलावा अन्य आर्टिकल जो है 5 से 11 तक जो है सारे नागरिकता से ही संबंधित है। इसके बाद हम आ जाते हैं मूल अधिकारों पे। मूल अधिकार जो हमारे हैं आर्टिकल 12 से 35 तक के हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो यहाँ मैं कवर कराने वाला हूँ। जैसे कि हमारा आ जाता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो हमारा संबंधित है ये संबंधित है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से मतलब हमारा क्या है, कोई भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए जो कानून है वो समान होगा, सबको समान न्याय मिलेगा। ऐसी बात होती है हमारी आर्टिकल 14 में। इसके बाद बात करें आर्टिकल 16 जो हमारा है वो होता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होती है। जैसे कि आप बात करें किसी भी रोजगार के मामले में जो है सबको बराबर बराबर समानता दी जाएगी, ये हमारी बात की जाती है आर्टिकल 16 में। जैसे कि किसी नौकरी की बात कर लें, वहाँ पर अवसर की समानता के लिए कई आरक्षण जो दिया जाता है वो भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। तो सबको समान अवसर की समानता जो मिलती है वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत मिलती है। इसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 17। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता का अंत जो है, छुआछूत की बात की जाती है। पहले पूछा जाता था तो छुआछूत का, लेकिन ये आपका जो और डेवलप कर दिया गया अस्पृश्यता, यानी जो छुआछूत का अंत है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 18 जो हमारा है ये संबंधित है आपका उपाधियों के अंत से। जो पहले उपाधियां धारण की जाती थी वो आर्टिकल 18 के तहत सभी समाप्त कर दी गई हैं। केवल सेना और शिक्षा से संबंधित जो है उपाधियां ही धारण की जा सकती हैं, बाकी और कोई उपाधि धारण नहीं की जा सकती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो हमारा है ये वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसी के तहत जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये 19 के ही अंतर्गत आती है। इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। फिर बात कर लें आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो हमारा है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारा आर्टिकल 21। इसी के तहत इसी के अंतर्गत हमारा जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत आता है। बात करें जब मूल अधिकारों का निलंबन होता है आपातकाल के समय, तो उस समय 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी ये आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है और ये संबंधित है हमारा किससे, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद बात करें अंतःकरण की। आर्टिकल जो 25 हमारा है ये है अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पे कन्वर्जन की बात नहीं आएगी, आप किसी का धर्म कन्वर्ट नहीं करा सकते, आर्टिकल 25 ये नहीं कहता है। लेकिन अपने धर्म को मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार करना कि हमारा धर्म ऐसा है वैसा है, इस प्रकार की जो प्रचार की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत दी गई है। और इसी में एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है
कृपाण धारण करने की जो सिख धर्म में जो है स्वतंत्रता है, वो भी आपकी आर्टिकल 25 के ही अंतर्गत वो आती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटीज़ की, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। जो माइनॉरिटी होते हैं ये दो बेस्ड पे होते हैं, एक तो आपके रिलीजियस बेस्ड होते हैं यानी धर्म के आधार पर होते हैं, और दूसरे आपके जो होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज के आधार पर यानी भाषा के आधार पर। दो प्रकार से अल्पसंख्यक होते हैं और इन्हें अपने से संबंधित शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 32 हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो उसके लिए आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हमारा पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बात करता है हमारा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ऐसी बात हमारी आर्टिकल 38 में कही गई है। इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, और इसी से संबंधित आपका 39A के साथ साथ 39 में जो बात की गई है वो समान वेतन की बात की गई है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, और जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं वो कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 29A के तहत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई गई है। आर्टिकल 40 गांधीवादी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय चर्चा में भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता UCC, ये इस समय हाईलाइटेड भी है। सभी जो भी आपके किसी भी धर्म के मानने वाले हों उनके लिए, चाहे विवाह के लिए हो, गोद लेने के लिए हो, हर किसी के लिए एक समान जो है कानून होना चाहिए, वो बात की गई है आर्टिकल 44 में। इसके बाद बात करें आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल 45 हमारा संबंधित है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। फिर हमारा अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं 50-50 जो है ये आपका आर्टिकल 50, यानी कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका के किसी भी मामले में किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर अगला आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 51 जो है ये बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। फिर बात करें आर्टिकल 51A, जितने भी A लगे हुए हैं, B लगा हुआ है, ये पहले हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करते थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो उसी प्रकार से जो 51A जोड़ा गया, ये मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये प्रारंभ में संविधान में नहीं हुआ करते थे, इसी भाग 4 का में जोड़ा गया। और जो इसको जोड़ने की सिफारिश की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जो हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे 10, और जो 11वां हमारा जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर अगला जो हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आ जाता है हमारा राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति से रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बात कर लें आपका आर्टिकल 52 जो कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। आर्टिकल 53 हमारा कहता है कि जो कार्यपालिका के संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधान होगा। लेकिन अगर बात करें वास्तविक प्रधान कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है, ये नाम मात्र का प्रधान होता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 54 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 60 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो 60 में बात किया गया है। इसके बाद जब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो हमारा है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति की बात हो गई है तो उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 के अंतर्गत रखा गया है। 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, और इसी पद के लिए उसे सैलरी मिलती है। जो सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति को वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए सैलरी मिलती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी सैलरी मेंशन नहीं की गई है। अभी मैंने हाल ही में एक लेक्चर दिया आपको जो है अनुसूचियों से संबंधित, उसमें मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर को फिनिश किया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं कि किसको किस प्रकार की सैलरी मिलती है, और अनुसूची 2 हो 3 हो, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से
कवर कराई हुई हैं। फिर आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित क्षमादान का, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी की भी सजा को क्षमा कर सकता है, यानी कि इवन वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। ऐसी जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। फिर हमारा आ जाता है मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में बात करते हैं। आर्टिकल 74 जो संबंधित है ये संबंधित है मंत्रिपरिषद से कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 की बात करें, महान्यायवादी, आर्टिकल 76। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी जो होता है वो सरकार का वकील होता है। सरकार का जो वकील होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। इसी प्रकार से हम जब राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो राज्य सरकार का वकील मिलता है उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री है, वहाँ पर हमें मुख्यमंत्री मिलेंगे। और राष्ट्रपति का जो पद संभालते हैं, जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार में राष्ट्रपति के ही पश्चात पर्यंत वहाँ पर राज्यपाल होते हैं। और इनके आर्टिकल से बात करें, जैसे 52, 53, 54 है, तो इसी में हम माइनस करेंगे कितना, इसमें हम प्लस करेंगे 1। जब प्लस 1 करेंगे तो यानी जब हमारा 155 होगा तो वो हमारा संबंधित हो जाता है किससे? राज्यपाल के निर्वाचन से। इसी प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें, यहाँ पर हमने 74 में बात की है किसकी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की। जब हम इसमें -11 करेंगे, -11 करेंगे तो 163 जो है वहाँ पर बात करेंगे हम राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की। आगे हम देखेंगे, आर्टिकल मिलेंगे हमें। बात करें, अगला हमारा आ जाता है संसद से रिलेटेड। संसद से रिलेटेड देखिए 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सरल, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सरल। 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा से संबंधित है। ये तीनों आर्टिकल हैं, आराम से याद कर लेंगे ट्रिक के साथ, सरल। फिर बात करें, जब भी कोई निर्णायक मत देने की बात आती है तो उससे संबंधित आर्टिकल हमारा हो जाता है आर्टिकल 100। जैसे कोई बहस चल रही है किसी कानून पर, जो है आपका निर्णायक मत की बात आती है, 50-50 हो जाता है, तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो आपका लोकसभा के जो स्पीकर महोदय हैं उन्हें होता है, और ये पावर जो उन्हें दी गई है वो आर्टिकल 100 के तहत दी गई है। फिर बात करें कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, किस लिए? क्योंकि किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं किसी बिल पर, तो उसके लिए जो आर्टिकल है 108 जो रिलेटेड है वो ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन से। फिर हमारा हो जाता है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक कौन सा विधेयक होगा, ये जो डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड करते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय। और जो धन विधेयक होते हैं बेसिकली ये टैक्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं। फिर बात करें, आपने बहुत सुना होगा बजट, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी बजट का जिक्र है ही नहीं। जो हमें जिक्र मिलता है वो मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल 112 में है। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जो बजट है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जो कि आर्टिकल 112 में है। इसके बाद बात करें, अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो आपकी आती है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। 123 में राष्ट्रपति को जब संसद सदन में ना हो तो उस समय राष्ट्रपति 123 की पावर को यूज करते हुए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके गठन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 124 में की गई है। इसी प्रकार से जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट होगा 214, तो वो हमारा हाई कोर्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय। जो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय है, ये बात की गई है 129 में। अभिलेख न्यायालय से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी निर्णय होते हैं उन्हें लिखित रूप में अभिलेख के रूप में रखने का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। फिर हमारा अगला जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 137। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें जो बात की गई है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा। कभी कभी क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय तो दे देता है, लेकिन उसे लगता है कहीं ना कहीं इस निर्णय में कमी है, या संसद ने कोई कानून बना दिया है और उच्चतम न्यायालय को लगता है कि इसमें कोई कमी है, इसमें सुधार किया जा सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है,
तो ये जो पावर दी गई है उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, वो आर्टिकल 137 के तहत दी गई है। इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति को अगर कभी कभी कोई जरूरत पड़ती है, वो सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श मांगता है, उसकी जो पावर दी गई है वो दी गई है 1/4। 1/4 से मतलब राष्ट्रपति महोदय जो कहते हैं आई लव यू, सर्वोच्च न्यायालय से कहते हैं भैया आप हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, हमें आपसे परामर्श मांगना है, हमें आप परामर्श दीजिए। तो ये जो पावर मिलती है वो आर्टिकल 143 के तहत मिलती है। तो इसको इस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति होंगे वो इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। परामर्श ले सकते हैं लेकिन वो बाध्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपको जो है परामर्श दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करें 148 आर्टिकल जो हमारा है ये संबंधित हमारा कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है राज्यपाल से संबंधित, जो कि आर्टिकल है 155। वहाँ पे हमने पढ़ा था आपका आर्टिकल 154 नहीं 54 था, ठीक है, जहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, राष्ट्रपति के नियुक्ति की। ये देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था वो आर्टिकल 54 था, और इसी में हम एक ऐड करेंगे तो हमारा राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद बात करें, हमने पीछे बात करी थी आर्टिकल 74, और तब मैंने बताया था कि इसमें 11 माइनस करेंगे तो सीधे सीधे हमें क्या हो जाएगा, राज्यपाल के बारे में पता चल जाएगा। वहाँ पर 74 में हमने बात की थी राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, और यहाँ पर आपका आर्टिकल 163 में मिलता है राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। तो इसको याद रखेंगे, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद बात करें, वहाँ पर हमने देखा था केंद्र सरकार में महान्यायवादी हुआ करते थे, जो केंद्र सरकार का वकील हुआ करता था। लेकिन आर्टिकल 165 में जो महाधिवक्ता मिलता है ये राज्य सरकार का वकील होता है। जो राज्य सरकार के मुकदमे होते हैं वो सारे महाधिवक्ता लड़ता है। फिर इसके बाद बात करें, हमने वहाँ पर संसद देखी थी, राज्यसभा देखा था, लोकसभा देखा था। तो राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो उच्च सदन होता है वो होता है आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद के सृजन या विघटन की जो भी आपके जो उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 169। और बात करें अभी तक केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा यानी एक ही सदन है। और विधानसभा के गठन की बात करें तो उसका आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 170। आगे बात करें आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 जो है ये राज्यपाल को पावर देता है कि कोई भी विधेयक है उसे विचार के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे अगर उसमें राष्ट्रपति की सलाह चाहिए, परामर्श चाहिए, या राष्ट्रपति कहता है उसे वापस भिजा दो, तो इसके लिए जो विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आपका हो जाता है 102। ये राज्यपाल को पावर देता है कि वो विधेयक को अपने पास रख सकता है। फिर हमने पीछे बात की थी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि थी 123, और उस समय मैंने आपको बताया था कि इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो आपका 213 हो जाता है, ये राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। फिर हमने 124 में बात की थी सर्वोच्च न्यायालय की, और यहाँ पर 214 कैसे संबंधित हो जाएगा, ये हाई कोर्ट से हो जाएगा। इसको जस्ट रिलेट करके पढ़ेंगे 124 214, इसी प्रकार से 123 213। फिर हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की रिट की जो बात की थी वो बात करी थी आर्टिकल 32 में, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट की रिट की शक्तियाँ हैं वो 226 में आती हैं। तो रिट से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका एक हो गया 32 और दूसरा हो गया आपका 226। फिर इसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जो जिनमें जो हाई कोर्ट है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान किया गया है वो आपका किया गया है आर्टिकल 231 में। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की बात की गई है। आगे बात करें आर्टिकल 239 ए। आर्टिकल 239 ए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो बात की गई है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। फिर हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 246 ए। देखिए हाल ही में जीएसटी लागू हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अक्सर एग्जामों में भी इस समय पूछा भी जा रहा है, तो इसको जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि जो जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, और ऐसा जो दिया गया है, मेंशन किया गया है आर्टिकल 246 ए के तहत मेंशन किया गया है। अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 248 ए। आर्टिकल 248 ए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपकी सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों से बाहर, जैसे कि राज्य सूची और समवर्ती सूची से बाहर के अगर कोई ऐसा है जिसमें कानून बनाना है, विषय ऐसा है, तो उसके लिए अवशिष्ट शक्तियों के तहत जो है कानून बनाया जाता है, और जो इसकी बात की गई है वो आर्टिकल 248 में बात की गई है।
फिर हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 249। 249 जो हमारा संबंधित है, ये संबंधित है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, ऐसा जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 249 में कहा गया है। अगला हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 262। 262 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह संबंधित है नदी जल विवाद से। यानी कौन सा प्रदेश या कौन सा राज्य आपका है जो किसी दूसरे नदी का जल आपका जो है, अगर कोई विवाद होता है आपस में कि जल यूज करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसा संबंधित है हमारा आर्टिकल 262 से। नदी जल जो विवाद है वो 262 से संबंधित है। आर्टिकल 263 हमारा संबंधित है किससे? अंतर्राज्यीय परिषद से। 266 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 267 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह संबंधित है संचित निधि से। 266 में संचित निधि से बात की गई, संचित निधि की बात की गई है जहां से सबके वेतन मिलते हैं। आकस्मिकता निधि जो है 267 कॉन्टीजेंसी फंड जो है ये रखा जाता है, कभी भी इमरजेंसी का सामना हो तो उसके लिए आकस्मिकता निधि भी बनाई गई है। और हाल ही ऐसा इसलिए किया जाता है कि कभी इमरजेंसी पड़े और हमारे देश के पास धन ना हो तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड होता है। फिर अगला आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी जीएसटी से संबंधित है, 279A जीएसटी परिषद का गठन। तो ये दो आर्टिकल जो हैं 246A और 279A ये लेटेस्ट के हैं, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन इस समय पूछा ही जा रहा है, तो इनको जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आपका एक 246A हो गया और दूसरा आपका 279A। 246 से संबंधित है जीएसटी के संबंध में कानून से, और वहीं बात करें 279A जो है वो आपका है जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। 280 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वित्त आयोग से संबंधित है। फिर बात करें हमारा 312 आर्टिकल। 312 आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। और अखिल भारतीय सेवाएं होती कौन कौन सी हैं? तो वो होती है आपकी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो आपको वहाँ पर आईआरएस दे देगा और भी ज़्यादा आपको जो है अन्य विकल्प दे देगा। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो 3 ही होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। फिर बात करें आर्टिकल हमारा 315 आ जाता है। 315 में बात की गई है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की, जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीएससी जो है, ठीक है, इसकी जो बात की गई है वो आर्टिकल 315 में की गई है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 324 हो जाता है, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 330, लोकसभा में SC ST के लिए जो आरक्षण है उसकी बात जो की गई है वो आपका आर्टिकल 330 में की गई है। इसके बाद हमारे 3 जो आयोग हैं, बेसिकली आपका SC का जो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ST का जो जाति आयोग है, फिर OBC का जो है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 338 यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 भी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ये तीनों याद कर लीजिएगा, 338 है और ये SC ST और OBC से संबंधित आयोग हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाषा से संबंधित जो आर्टिकल है सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका होता है 343। 343 में राजभाषा की बात की गई है और हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। फिर हमारे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं जो कि आपातकाल से संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा तो ये 3 पूछे जाते हैं, आपका राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। आपसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि अब तक कितने बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है, तो अब तक एक भी बार वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। तो ये 3 तो आपने याद कर लिया, 352, 356, 360, ये हर कोई पढ़ा देता है। लेकिन 359 जो है ये आपका अक्सर क्वेश्चन पूछता है और आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। तो जो 359 संबंधित है, जब आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो आपका 359 के अंतर्गत होता है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि इस समय भी आपका आर्टिकल 20 और 21 ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो उस समय मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत होता है, और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका लास्ट आर्टिकल जो बचता है वो आपका है संविधान संशोधन से संबंधित, जो कि 368 है। आर्टिकल 368 हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में किसी भी प्रकार का जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत ही किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे
जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और अगर आप इन्हें नहीं ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अक्सर इसे गलत कराते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।